हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुआ स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं बेसिकली आपसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में डिस्कस करूंगा और ये हमारा इस सीरीज का 16th नंबर ऑफ लेक्चर है। गाइस, इससे पहले लेक्चर में हम बेसिकली जो गॉस लॉ है ओके और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉस लॉ, उसके बीच में जो रिलेशन है और उसका एप्लीकेशन है, हमने उन सब चीजों को डिस्कस किया था। ओके, और बोला जाए तो बेसिकली जो एक इनफाइनाइट लेंथ की अगर कोई शीट है, बेसिकली नॉन कंडक्टिव शीट है, तो उसकी वजह से जो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हमने उसको डिस्कस किया था। और हम कुछ पॉइंट जो नोटिस किए थे कि जो गॉस लॉ के लिए आपको गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहला चीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ओके, उसका एनालिसिस करना होगा। ओके, उसका एनालिसिस करना होगा पहली चीज। तो दूसरी चीज आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन किस तरीके से होगा इस चीज की एनालिसिस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज कि मैग्नीट्यूड जो स्पेस में मैग्नीट्यूड है वो किस तरीके से वैरी कर रहा है, इस चीज को समझना पड़ेगा। वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो किस तरीके से वेरी कर रहा है, इसको समझना पड़ेगा। समझ रहे हो, वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो चीज जो है आपको समझने होंगे, पहली चीज, ओके, पहला दूसरा। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ गॉसियन सरफेस। इससे मेरा क्या मतलब है, गॉसियन सरफेस से मेरा मतलब है कि जो क्लोज्ड क्या है, क्लोज्ड सरफेस। गॉसियन सरफेस मेरा क्या मतलब है, क्लोज्ड सरफेस। ओके, और वो इस तरीके से हो कि जो चार्ज है उस क्लोज सरफेस के अंदर हो। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ गॉसियस सरफेस स्लैश क्लोज सरफेस इन सच अ वे all effective charge is inside the surface, inside the volume created. ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे कि वॉल्यूम मैं क्यों लिखा हूं। ओके, वॉल्यूम क्रिएटेड एंड और दूसरा चीज क्या है कि नॉर्मल टू सरफेस is either parallel to the electric field or perpendicular to the electric field direction. ओके, तो देखो गाइस, ये जो तीन स्टेप्स हैं, इसको जो मैं लिखा हूं, अगर आप दो क्वेश्चन सोल्व किए होंगे अभी तक ना, और उससे तीनों स्टेप को एनालिसिस करेंगे तो आप बोलेंगे हाँ हमने यही फॉलो किया है। हम सबसे पहले क्या करते थे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इसको पता करने की कोशिश करते थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए जो सबसे सिंपल तरीका है कि जो हमारा चार्ज का जो सिस्टम है उसको दो पार्ट में हम बांट देते थे।
ये देखो, एक हम क्या करते थे कि भाई एक इधर चार्ज हो गया, कुछ जो नेट चार्ज, एक चार्ज इधर हो गया और बीच में कोई पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट होगा वो इस तरीके से होगा कि ये जो दोनों चार्ज है, दोनों मतलब जो सेंटर ऑफ चार्ज है, इसका ये सेंटर ऑफ चार्ज है और ये सेंटर ऑफ चार्ज है। तो जो सेंटर ऑफ चार्ज है और ये लाइन ज्वाइनिंग है, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, इसके मिड पॉइंट के परपेंडिकुलर हो। ओके, एक्चुअल में नहीं, इफेक्टिव जो रिजल्टेंट जो बिहेवियर हो कुछ इस तरीके से हो, समझ रहे हो। अब यहां से हम भाई डायरेक्शन पता कर लेते थे इस तरीके से एनालिसिस करके कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो स्पेस में या तो इधर होगा और नहीं तो इधर होगा, डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इन्हीं दो डायरेक्शन में भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ओके, सही। और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो गया तो अब जो इसका मैग्नीट्यूड है, तो भाई हम ये पता करते थे कि यार यहां पर जो होगा, अगर यहां पर है तो ज्यादा होगा, यहां पर है तो कम होता जाएगा, और जैसे दूर जाएगा वैसे उससे कम होता जाएगा। तो संभव हम लोग इस तरीके से एनालिसिस करते थे चीजों का। ओके, आई होप आप इस बात से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इस बात से एग्री भी करोगे। ओके, और उसके बाद मैग्नीट्यूड का हम एनालिसिस करते थे कि भाई ये इस टाइप के पॉइंट हैं, इफेक्टिव मतलब ये इफेक्टिव कहां तक बनने वाला है। ओके, आसपास के रीजन में किस टाइप का ये इफेक्टिव फोटो बन रहा है, पहली चीज। और उसी के साथ हम मैग्नीट्यूड की भी एनालिसिस कर लेते थे, ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की एनालिसिस साथ में करते थे, बट वी हैव टू गिव अ थॉट ऑन मैग्नीट्यूड ऑल्सो। और उसके बाद हम जो गॉसियन सरफेस का कंस्ट्रक्शन करते थे। ओके, गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्शन में देखोगे तो हम दो टाइप के कोशिश करते थे कि भाई जो भी सरफेस बने उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है या तो उसके पैरेलल में रहे, जो भी सरफेस बने उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस का जो डायरेक्शन है या तो उस सरफेस को पैरेलल में रहे, टच करे। ओके, या फिर उसको परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट करे। ओके, परपेंडिकुलर पता नहीं क्या बोल दी। ओके, पेनिट्रेट करे। तो इस तरीके से भाई हम एनालिसिस करते हैं बेसिकली। ओके, तो आई होप गाइस आप ये जो तीनों स्टेप हैं इनको नोट कीजिए। ये आपके लिए अगर नोट करोगे ना तो फायदा होगा आपको अंडरस्टैंडिंग में, एक लार्जर पिक्चर बनेगा आपको गॉस लॉ को अप्लाई करते टाइम। ओके, और प्लस आप ज्यादा कॉन्फिडेंस भी रहोगे। चलो, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करता हूं। अब हमने देखो इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम बेसिकली क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन में। तो अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो वो स्पेस में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, हमने इसको डिस्कस किया है। एक कोई शीट है इनफाइनाइट लेंथ का शीट है, इनफाइनाइट डायमेंशन का, इनफाइनाइट एरिया का, उस पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो उसकी वजह से स्पेस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने इसको भी डिस्कस किया है। ओके, तो हम ये जो दोनों केस हैं, यह वायर है और यह जो शीट है, हमने इन दोनों के लिए डिस्कस कर लिया। ओके, और ये जो शीट है इसके बारे में खासियत क्या है कि दिस शीट इज बेसिकली नॉन कंडक्टिंग। क्या है ये? नॉन कंडक्टिंग। ओके, अब गाइस अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं शेल का। हम किसका डिस्कस करने वाले हैं? शेल। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, थिन स्फेरिकल से, थिन स्फेरिकल से। ओके, देखो इसमें जरूरी ये थिन क्यों है, ये सेल क्या है, इसका क्या मतलब है, हमें इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा। थोड़ी सी ज्योमेट्री पर हम फोकस करेंगे इसके, और उसके बाद हम इस चीज को सॉल्व करने के लिए गॉस लॉ वगैरह का यूज करेंगे। ओके, चलो
तो मैं एक काम करता हूं, और यह देखोगे यह एनसीईआरटी का जो टॉपिक है 1.15.3 है। ओके, और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं बेसिकली हम उन सब एग्जाम्पलों को डिस्कस करेंगे। देखो हम कौन कौन से एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो मैं लिस्ट कर देता हूं। ओके, तो भाई देखो अब तक हमने 1.110 को डिस्कस कर चुका हूं एग्जाम्पल को। अब मैं डिस्कस करूंगा जो एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं वो बेसिकली क्या क्या होगा भाई। 1.11, ओके, देन 1.12, 1.13, ओके, 1.12, where is 1.12, ओके, 1.12। हम इन सारे एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आपके, एक्सरसाइज का आई थिंक आपको 33 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन, एक्सरसाइज के 34 क्वेश्चन, जो रिमेनिंग 34 क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी चलो अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो इतना कुछ समझने के बाद में, ओके, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम अभी जो शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूं और हम इस टॉपिक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सेल की ज्योमेट्री क्या होती है, स्फेरिकल सेल का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझते हैं। ओके, मैं एक बार बोर्ड क्लीन करता हूं। गाइस देखो, अगर आपको मेरा ये जो वीडियो है अगर यूजफुल लग रहा है, आपके स्टडी में हेल्पफुल है, तो आपको मुझे मोटिवेट करने के लिए एक्चुअली, क्योंकि आपको करना क्या है, मेरे चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों के बीच में। ओके, आपके जो भी ग्रुप्स हैं उसमें जाकर शेयर कीजिए, और ये आपके लिए एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल होगा। देखो यार, पैसे जो है ना, कोचिंग वाले स्कूल वाले लूट मचाए हुए हैं पैसों के लिए, और आज के टाइम में हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है ना बहुत कॉस्टली हो चुका है। पेरेंट्स बिल्कुल सेविंग नहीं कर पाते हैं। ओके, और पेरेंट्स का बेसिक मकसद मतलब कोचिंग में इतना हल्ला मचा है कि उनका बेसिक रहता है कि लड़का अगर कॉलेज में पहुंच जाएगा, अगर आईआईटी निकाल लेता है तो भाई उसका प्लेसमेंट हो जाएगा करोड़ों में और हम राजा बन जाएंगे। ओके, जो यही जो सपना है वो आपको पूरा चीजों को दिखाया गया है। ठीक है, करोड़ों में आईआईटी वगैरह में प्लेसमेंट होता है, पर सभी का नहीं होता है, समझ लो। जो 10,000 स्टूडेंट जो आपको जेई क्लियर करते हैं उनमें सभी का जो प्लेसमेंट हो करोड़ों में नहीं होता है। ओके, इन जनरल अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो स्टूडेंट को मतलब हम लोग के टाइम में 12 लाख 13 लाख जो है इन जनरल जो सीटीसी जो बेसिकली था वही मिलता था। ओके, मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 12 लाख 13 लाख। कईयों का प्लेसमेंट भी नहीं होता था, कईयों का प्लेसमेंट इसलिए नहीं होता था क्योंकि ये नहीं बोलते प्लेसमेंट नहीं होता, एक्चुअली वो प्लेसमेंट जो बैठते ही नहीं थे, प्लेसमेंट के लिए वो बैठते ही नहीं थे। ओके, लेकिन हाँ बहुत सारे जो कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, बहुत सारे जो आपको अदर कॉलेज हैं, उसमें बहुतों का प्लेसमेंट नहीं होता है। ओके, तो ये केवल सपना दिखा करके लोगों से पैसे लेना ये बहुत गलत चीज है एक्चुअली। पेरेंट्स जो है ना वो बहुत दिक्कत से पैसे देते हैं। ओके, और वो ऑलमोस्ट अपनी पूरी सेविंग कोचिंग में लगा देते हैं अपने बच्चों के लिए, जो बहुत खतरनाक है एक्चुअली ये जो लूट है। ओके, हमारी एक छोटी सी कोशिश है इसको रोकने की। ओके, तो आप भी क्या करो कि हमारे वीडियो को शेयर करो ताकि हम ऐसे ही काम करते रहें। आप शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, समझ रहे हो। आप शेयर करोगे, आप कमेंट करोगे, आप लाइक करोगे, आप क्वेश्चन पूछोगे, ओके, तो हमें मोटिवेट लगता नहीं भैया हम, हाँ हमारा जो मिशन है, जो हमने काम स्टार्ट किया है वो लोगों तक पहुंच रहा है। हमें पता कैसे चलेगा कि आप तक पहुंच रहा है, आप देख रहे हो। ओके, जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो बहुत जरूरी है। चलो, तो आप के पास अगर आप कोई स्टूडेंट हो, आप क्लास 11 12th में हो, अगर
आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी चीजें हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर विथ मी। ओके, चलो तो मैं टॉपिक पे आता हूं। देखो हमें अभी क्या पढ़ना है, हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या बताना है, जो टॉपिक था 1.1.1.15.3 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन मेटालिक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन मेटालिक सेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्पेस में, हमें बेसिकली ये बता। देखो ये जो सेल होता है ये क्या होता है, इसको समझना चाहिए, जरूरी है। देखो जो सेल की जो ज्योमेट्री होती है ना, मतलब ऐसा है कि एक स्फीयर है। देखो ये एक स्फीयर हो गया। ओके, अब ये आपको सर्किल दिख रहा होगा बिकॉज दिस इज 2D। मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, मैं मैक्सिमम ये कर सकता हूं आपके लिए। आप इसको रियलाइज करो कि दिस इज द बेसिकली स्फीयर। ओके, तो दिस इज द स्फीयर। ओके, आप विजुलाइज कर सकते हैं ना, अदरवाइज आप यह भी सकते हो ये टोटल 4 सर्किल है। आप मुझसे आर्गू करोगे, मैं बोलूंगा हाँ भैया 4 सर्किल है, मैं लिमिटेशन है मेरी 2D को इस बोर्ड में ड्रॉ करने की। तो जो शेल होता है बेसिकली क्या होता है, आप देखो तो ये जो है आउटर स्पेस है। ओके, यहां पर ये जो सरफेस है बेसिकली मेटालिक सरफेस होगा, मेटालिक सरफेस है। लेकिन यहां पर जो है ना, वो बेसिकली यहां पर इस पॉइंट पे कोई मेटल नहीं है, समझ रहे हो। ये जो मेटालिक सरफेस के बाद में जो स्पेस है, इस स्पेस में, इनसाइड स्पेस में देयर इज नो मेटल, कि केवल क्या है, स्पेस है। ओके, यहां पर क्या है, ये वैकेंट स्पेस है। ओके, इनसाइड दिस स्फीयर क्या ये वैकेंट स्पेस है। आई होप गाइस आप समझ रहे हो इस चीज को। ओके, जैसे क्रिकेट का बॉल देखते हो ना, क्रिकेट के बॉल को जब फटता है तो नीचे क्या रहता है भाई, आप क्रिकेट के 2 टाइप के बॉल देखते हो। एक जो है हम लोग बेसिकली कॉस्को वाली बॉल देखते हैं। ओके, जो बेसिकली जो टेनिस बॉल होती है कॉस्को की, वो देखोगे भाई, अगर आप उसको कट करोगे तो आपका नीचे ऐसा बैकेंड स्पेस रहेगा। ओके, ये वाला ये रहेगा हॉलो। ओके, यहां पर मैं बोलूं तो दिस इज बेसिकली हॉलो। ओके, और दूसरी जो बॉल होती है, जो बेसिकली रबड़ वाली जो बॉल होती है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये पूरे एरिया में, पूरे स्पेस में क्या रहेगा भैया, पूरे स्पेस में क्या रहेगा, रबड़ रहेगा। ओके, तो या ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो हॉलो वाला जो स्ट्रक्चर है, उसी को हम बेसिकली सेल बोलते हैं। हम इसी को क्या बोलते हैं, हॉलो स्ट्रक्चर। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, सेल। ओके, आप देखो, आप पाइप में और रॉड में दोनों में अंतर समझना। देखो पाइप कैसा होता है, पाइप या बीच में हॉलो रहेगा। ओके, और रॉड कैसा होता है, सिलेंड्रिकल रॉड। यह बीच में पूरा मस्त माल भरा रहेगा, समझ रहे हो, मतलब इसमें मैटर रहेगा, हॉलो नहीं रहेगा। तो यह बेसिकली क्या है, दिस इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल सेल। यह क्या, दिस इज द स्फेरिकल सेल। ओके, अब यह क्या है, दिस इज द थीन। थीन का मतलब क्या है कि ये जो मेटल की जो थिकनेस है वेरी स्मॉल है, वेरी लिटिल थिकनेस। इसकी जो थिकनेस है वो भी क्या है, बहुत ही कम। ओके, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो थिन मेटालिक शेल है, इसका जो है बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस चीज को हमने समझ लिया। ओके,
अब देखो ये जो टर्म है यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, ये जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट, ये जो सेल है, सेल के लिए हमें क्या डिफाइनिंग फैक्टर क्या होगा चार्ज के लिए? जो सेल के जो चार्ज का जो चार्ज होगा वो बेसिकली इसी पे होगा। ओके, थिन मेटालिक हटाओ भैया, या मेटालिक नहीं, थिन से, मेटालिक नहीं, समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन से, नॉट मेटालिक। चलो, तो आप देखो ये जो सेल है इस पे इस जो चार्ज होगा भाई वो एवरी पॉइंट पे होगा, हर एक पॉइंट ऑफ सेल होगा, एवरी ईच पॉइंट ऑफ द सेल। समझ रहे हो? अब इसमें जो चार्ज को, जो डिस्ट्रीब्यूशन को जो डिटरमाइन करना जो फैक्टर होगा, अगर मैं बोलूं वो फैक्टर होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत होगा, क्योंकि जो भी चार्ज होगा वो सेल पे होगा, सेल के सरफेस पे होगा। समझ रहे हो? आप बॉल मतलब, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब उसका एरिया होगा। समझ रहे हो? जैसे ये देखो, ये हम देख लो, ये शेल है, ये लेटर सोडियम या स्फीयर है, तो हर एक पॉइंट पे, इधर के हर एक पॉइंट पे चार्ज होगा। ओके, तो भाई ये तो बेसिकली एक एरिया क्रिएट करेगा ना। समझ रहे हो? यह क्या क्रिएट करेगा? एक एरिया। तो जो डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा भाई? सरफेस चार्ज डेंसिटी, नॉट लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई होप आप एग्री करोगे। ओके, चलो, तो और यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है कि इक्वल एरिया। मान लो यहां पर ये जो इक्वल एरिया है इक्वल चार्ज। ओके, यहां पर अगर यहां पर ये एरिया, यहां पर लेटर समझो यह एरिया ए है और यहां पर भी एरिया क्या है? ए है। अगर यहां पर चार्ज Q है तो इस जगह पर भी क्या होगा? चार्ज Q होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? इक्वल एरिया हैज इक्वल चार्ज। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब इक्वल एरिया, इक्वल चार्ज। ओके, आई होप गाइज आपको ये जो ज्योमेट्री है इस चीज को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, ये बेसिकली हमने ज्योमेट्रिकल एनालाइज कर लिया। चलो, अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं। अब आते हैं बेसिकली असली क्वेश्चन पे। गॉस लॉ के लिए जो स्टेप्स हैं उसको अब फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो, इस गॉस लॉ को अप्लाई करने से पहले भी हमें थोड़ा सा आपको स्फीयर की प्रॉपर्टी, स्फीयर की जो प्रॉपर्टी है इसको समझना जरूरी है। ओके, हम स्फीयर की प्रॉपर्टी को कैसे समझेंगे? तो हम समझेंगे भाई आपको सर्किल को समझते हुए, सर्किल की प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हुए। ओके, ओके गाइस, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम चलते हैं थोड़ी सी स्फीयर की ज्योमेट्री को समझने के लिए। ओके, ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है किसी स्फेरिकल सेल पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बिहेव करेगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा। ओके, इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल एनालिसिस करेंगे। ओके, किसका? स्फीयर का। ओके, जो स्फेरिकल सेल है या जो ज्योमेट्री उसकी जो शेप है स्फीयर है, उसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखो, हम एक चीज देखो, जो स्फीयर है वो बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट है। ओके, और जो हमारा नॉलेज है वो बेसिकली सर्किल के लिए है। तो हम लोग क्या करेंगे? स्फीयर को समझने के लिए सर्किल को समझेंगे। देखो, ये कोई एक लाइन है, लेट अस अज्यूम कि दिस इज अ सर्कल। यह क्या है? ये सर्किल है। ओके, और ये एक सेंटर है, दिस इज द सेंटर। देखो, अगर कोई भी लाइन, मान लो कोई एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट P है, ये सेंटर C है, दिस इज अ पॉइंट, एनी पॉइंट P। अगर इस पॉइंट P को मैं सेंटर से ज्वाइन करूंगा, ओके, पॉइंट P को मैं सेंटर से ज्वाइन करूं, तो आप देखोगे बेसिकली ये लाइन जो है, ये जो लाइन है P P डैश, यह जो लाइन है P को
पी डैश क्या है, एक लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है। पी और पी डैश क्या है भाई, दोनों सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है उस पे पॉइंट है। ओके, और ये जो लाइन है ये सेंटर से पास कर रही है। तो ये जो लाइन है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। ओके, बेसिकली दैट लाइन विल बी डायमीटर। आई होप आपको इस बात से एग्री करोगे। ओके, ये डायमीटर है प्लस यह जो डायमीटर है यह दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कोई भी मान लो यह एक पॉइंट है, यह एक पॉइंट है, लेट अस अज्यूम P1 है, और इस पॉइंट को मैं यहां से ज्वाइन कर दूं और फिर इसको एक्सटेंड कर दूं P1 डैश। तो देखो P1 और P1 डैश सर्किल को दो इक्वल पार्ट में, एक इधर का एक इधर का, भाई क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ध्यान रखना मैं हमेशा बोल रहा हूं इक्वल पार्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वल पार्ट। दो इक्वल पार्ट में इसको क्या कर देगा भाई, डिवाइड कर देगा। ओके, देखो अगर हम 3D में बात करें तो 3D में ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वह क्या हो जाएगा भैया, प्लेन हो जाएगा। और यह जो सर्कल है वह क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। ओके, यह जो सर्कल है क्या हो जाएगा भाई, स्फीयर हो जाएगा। तो देखो आप देखोगे भाई कि कोई भी प्लेन जो किससे पास करे, जो सेंटर से पास करे। देखो कोई भी लाइन आप इसमें देखो, इसको ध्यान से देखो, कोई भी जो डायमीटर होगा, मतलब कोई भी डायमीटर जो होगा वो सेंटर से पास करेगा। आप बात समझ रहे हो मैं क्या बोलूं, एनी लाइन passes through center. Okay, any line which passes through the center is diameter. Okay, and divide the circle in two equal parts. ओके, आई होप आप इस चीज से को समझ रहे होंगे, इस चीज से एग्री करोगे। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो अब सर्कल को किससे हमें रिलेट करना भैया, स्फीयर से। तो स्फीयर, सर्कल की जगह पर क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा, लाइन की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। तो कोई भी प्लेन, कोई भी मान लो ये एक स्फीयर है, लेट अस अज्यूम, देखो भाई मैं इसी तरह से स्फीयर बना सकता हूं अपने बोर्ड पे। ओके, दिस इज द स्फीयर। अब कोई भी प्लेन जो इस स्फीयर के सेंटर से पास करे, कोई भी प्लेन जो स्फीयर के सेंटर से पास करे, वह क्या करेगा, इस स्फीयर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। समझ रहे हो, एनी प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर डिवाइड दिस स्फीयर इन टू इक्वल पार्ट। वह जो ये जो स्फीयर है, यह जो स्फीयर है, आई होप आप स्फीयर समझ रहे होगे, स्फीयर। ओके, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो गूगल कर लें स्फीयर को हिंदी में क्या बोलते हैं। ओके, और हम जो कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, तो कोई भी स्फीयर है, कोई लाइन जो स्फीयर के सेंटर से पास करती है, कोई भी लाइन नहीं, प्लेन, कोई भी प्लेन, एनी प्लेन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्फीयर इज डिवाइड द स्फीयर इन टू इक्वल पार्ट। ओके, आई होप आपको इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, और ये कैसे करता है, तो इसको रिलेट करने के लिए आपको इस चीज को आप ज्योमेट्रिकली इस चीज से समझ सकते हो अपनी कॉपी में। ओके, अगर आप एक्चुअल में देखना चाहते हो तो भाई आपको उस तरीके से मतलब बनाना पड़ेगा। जैसे मैं क्या कर सकता हूं, लाइक हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं कोशिश करूंगा जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 11th में, बेसिकली जो सरफेस टेंसर पढ़ेंगे। ओके, तो बबल एक्चुअली, क्योंकि हमें सब कुछ देखना है कि भाई सेंटर से पास कर रहा है तो वो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो हम कोशिश करेंगे बबल बनाने के लिए, छोटा बबल बनाएंगे और एक कोई भी चीज को, मतलब गीली ऑब्जेक्ट को हम उसके थ्रू पास करवाएंगे। ओके,
उसके थ्रू क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे सेंटर से। तो देखना दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा वो, बेसिकली कोशिश करेंगे इस चीज की। ओके चलो, तो आई होप गाइज आप इस चीज से एग्री करोगे, कोई भी प्ले जो स्फीयर के सेंटर से पास करती है वो स्फीयर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। ओके चलो, इस चीज को नोटिस करो, इस चीज को नोट करो। ओके, अ plane passes through the center of a sphere. Okay, center of a sphere. A plane passes through the center of a sphere. Divide the sphere in two equal parts. ओके, आई होप आपको इस चीज से कोई इश्यू नहीं हुआ होगा, आप इस चीज को समझने के लिए नोट कर लीजिए। चलो, अब इतना समझने के बाद अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एक स्फेरिकल सेल के कारण जिसपे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या है, वो यूनिफॉर्म है। ओके, जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। हमने एक चीज अभी पता कर लिया है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम किस टर्म में डिफाइन करेंगे, तो सरफेस जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसके टर्म में डिफाइन करेंगे। हम इन सब चीजों को समझ गए हैं, हम ज्योमेट्री समझ गए हैं स्फीयर की। अब हमें क्या करना है भैया, अब हमें बस एनालिसिस करना है डायरेक्शन के लिए और मैग्नीट्यूड के लिए। जो फर्स्ट स्टेप है गॉस लॉ का, हम लोग उसके लिए रेडी हो चुके हैं। समझ रहे हो, जो फर्स्ट स्टेप है गॉस लॉ का, हम उसके लिए क्या हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। चलो, तो मैं एक बार थोड़ा सा इस बोर्ड को क्लीन करता हूं और फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ओके गाइस, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को खत्म होते होते आप गॉस लॉ को कैसे अप्लाई करना है, ओके, इसका प्रोसीजर समझ जाएंगे, आपको करना क्या है। ओके, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, आप इस चीज को समझ जाएंगे। चलो देखो, एक काम करते हैं, इसको मिटा ही देता हूं। ये बेसिकली एक स्फीयर हो गया, दिस इज अ स्फीयर। यह सेंटर हो गया, ओके, यह स्फीयर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालाइज करना है। ओके, पूरे जो रीजन के जो भी पॉइंट्स है, सभी पॉइंट पे ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज करना है। तो चलो हम एक बार थोड़ा पता करते हैं भाई, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसको मैं ले लू P1। ओके, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमें ये पता करना है। और ये जो स्फीयर है यह यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ओके, यह जो स्फीयर है, जो स्फेरिकल सेल है, दिस इज बेसिकली सेल, स्फेरिकल सेल इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ओके, हिंदी मीडियम वाले इसका देख लें, मतलब स्फेरिकल सेल इज यूनिफॉर्मली चार्ज। गूगल की मदद लें और इसको पता कर लें कि इसको मतलब स्फीयर क्या, स्फीयर को क्या बोला गया किताब बुक में, सेल को क्या बोला गया, स्फेरिकल सेल को क्या बोलते हैं। ओके, और ज्योमेट्री तो मैं बता ही दिया हूं, तो आप समझ भी जाएंगे अगर बाय वर्ड पढ़ेंगे तो। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। ओके, तो देखो, जब मैं शुरू में जब बता रहा था तो मैं एक चीज बोला था कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने का जो अप्रोच ये होगा कि हम मतलब ऐसा सिस्टम कुछ तरीके से डिवाइड करेंगे कि वो ऐसा लगे कि दो चार्ज हो, दो इक्वल चार्ज हो। ओके, मतलब कुछ इस टाइप का फोटो बने हमारा कि एक चार्ज यहां पर कंसंट्रेट हो गया, एक चार्ज यहां पर कंसंट्रेट हो गया
और जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो उसके मिड पॉइंट को बताना हो। लेट अस अज्यूम दिस इज द मिड पॉइंट। ओके, यह क्या है, यह पॉइंट पी है, दिस इज द मिड पॉइंट, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड समहाउ मतलब इस पॉइंट पे बताना है। तो इस तरीके से मतलब हमारा जो सिस्टम इस तरीके से भाई हम इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्चुअल में। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन हम जब एनालाइज करेंगे तो हमारे हिसाब से जो फोटो बनेगा सिस्टम को कुछ इस तरीके से बनेगा। वी हैव टू कन्वर्ट दैट। ओके गाइस, देखो ये चीज हो कैसे रहा, ये कैसे होगा, इस चीज को समझना है तो आपको बेसिकली रिलेट करना होगा सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। ओके, आपको क्या किससे रिलेट करना है, यू हैव टू रिलेट इट सेंटर ऑफ मास। ओके, अगर आप क्लास 11 बढ़िया से पढ़े हैं तो आप इस चीज को रिलेट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। चलो, तो एक चीज देखो, अब मैं क्या करता हूं भाई, मैं दो चीज मतलब एक ज्योमेट्री की मदद लेता हूं और दूसरा इस कॉन्सेप्ट, ये जो चीज है मैं इसका मदद लूंगा। ओके, और थोड़ा और ये चीज कैसे मैं बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा सेंटर ऑफ मास के बेसिस पे। चलो देखो, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, मुझे वी हैव टू बताना नहीं है, मतलब एनालाइज करना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। ओके, तो जब इस चीज को एनालाइज करते हैं तो एक चीज देखो भाई, लेट अस अज्यूम कि ये डिस्टेंस जो है ना ये एक्स है, ये वाला जो ये दिस इज द सेंटर सी, और ये डिस्टेंस जो है ये है एक्स। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, तो आप ये फोटो को किस में रियलाइज करना भाई, दिस इज इन 3D। ओके, तो एक चीज बताओ, अगर मैं इस ये जो भी मैं लाइन है इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं इस तरीके से, तो ये जो लाइन है ये इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, दो इक्वल पार्ट में, लाइन बोलो प्लेन बोलो। ओके, अगर मैं प्लेन बोलूं, एक्चुअली हमें इसको डिवाइड करना है तो वी हैव टू कॉल इट प्लेन। ओके, तो ये जो प्लेन जो बनेगा इस तरीके से, ये जो प्लेन है ये इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा भाई, दो पार्ट में। ओके, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, दो पार्ट में। ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ओके, तो एक चीज देखो, तो इधर यहां पर हमारा टोटल चार्ज, ये स्फेरिकल सेल है जिस पर चार्ज का क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर यहां इस साइड अगर चार्ज Q हुआ तो यहां भी चार्ज, इधर भी चार्ज क्या होगा, Q होगा। देखो, अगर इस साइड इस वाले जो पार्ट के पास अगर चार्ज Q है तो इधर भी चार्ज क्या होगा, Q होगा। आई होप आप इस चीज से एग्री करोगे। ओके, चलो, ये कैसे बोला, ऑन द बेसिस ऑफ जो सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है उसी का यूज किया भाई। ओके, मास चार्ज, तो लेट अस अज्यूम कि यहां पे जो चार्ज है कहीं इधर रखा होगा, सेंटर कहीं यहां पे होगा, इधर का चार्ज का कहीं सेंटर यहां पे होगा, दोनों सिमेट्रिकल हो जाएंगे, इक्वल पार्ट है, इक्वल चार्ज, इक्वल शेप है। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये मिड पॉइंट इस टाइप का बनेगा कि नहीं फोटो भाई, इस टाइप का बनेगा। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा भाई, इस डायरेक्शन में। अच्छा चलो, लेट अस अज्यूम कि अब यहां से ये पॉइंट, मान लो ये जो पॉइंट है यहां से ये अगेन क्या है भाई, P1 P2 है। अब हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और इसका भी डिस्टेंस क्या है भाई, x है। तो एक चीज देखो, ये जो लाइन है अगेन इक्वल, दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करेगा कि नहीं भाई, करेगा। अब इसका जो चार्ज का सेंटर कहीं इधर होगा, इसका कहीं इधर होगा, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा भाई, कहीं इधर ही होगा, इस मेथड से। ओके, सेम वे में देखो, मान लो यहां से अगेन कोई एक्स है, ये लेट अस अज्यूम दिस द P3, और यह डिस्टेंस क्या है, ये अगेन एक्स है। तो अगेन
या भी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई यह जो लाइन है, यह जो लाइन हमें दिख रहा है, जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। और क्या, और ये जो है, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा भाई, इस डायरेक्शन में। ओके, ये इस कॉन्सेप्ट का यूज करो, सेंटर ऑफ चार्ज का यूज करो। कहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर होगा, समझ रहे हो। तो आप देखोगे, अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूं, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियल होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल। क्या होगा भाई, रेडियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चीज से। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो अगर डायरेक्शन पता करना हमें, तो भाई इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, और जो यह जो रेडियस, जो ये लाइन है, मतलब रेडियस का, उसी के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो गाइस, इस तरीके से क्यों होगा, इसको हमने इस तरीके से एनालाइज किया। ओके, सर्किल की प्रॉपर्टी से, स्फीयर की प्रॉपर्टी से, प्लस ये जो सेंटर ऑफ जो चार्ज है, इसकी मदद से हमने इस चीज को एनालाइज किया। अच्छा, एक चीज बताओ, हर एक केस में चार्ज सेम होगा। ओके, हर एक केस के लिए, यहां के लिए भी चार्ज सेम आएगा, इधर के लिए भी चार्ज सेम आएगा। ओके, और डिस्टेंस सेम है, तो भाई इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, तो यहां पर भी ई होगा, यहां पर भी ई होगा। समझ रहे हो, कहीं भी जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा हर एक पॉइंट पर, अगर डिस्टेंस सेम है, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। बिकॉज भाई अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसी का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। ये जो चार्ज का जो सेपरेशन है, क्यू, इधर क्यू है, इधर क्यू है। ओके, ये बीच में मान लो ये पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मैं इसको ऐसे कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ओके, ऐसे कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो बेसिकली बस ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा हर एक पॉइंट पे। ओके, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई है, तो यहां पर भी ई होगा, यहां पर भी ई होगा। तो देखो, जो फर्स्ट स्टेप था उसको हमने एनालाइज कर लिया, हमने पता कर लिया कि भाई हमने पता कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है अलग अलग पॉइंट पे, और मैग्नीट्यूड कैसा है। और हमने क्या निकाला कि भाई इक्वल डिस्टेंस के लिए इक्वल मैग्नीट्यूड आएगा, और डायरेक्शन रेडियल होगा, यह एक्स है। चलो, तो हम इस तरीके से इसको क्या करते हैं भाई, ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो हमने डायरेक्शन पता कर लिया। अब देखो, अब हमने क्या बोला था भाई, कि अब हमें सरफेस बनाना है। अब हम अगला स्टेप क्या है, हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाना है भाई जो गॉसियन सरफेस है। ओके, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ओके, हमें ये सरफेस बनाना है, गॉसियन सरफेस बनाना है, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। देखो, ये जो क्लोज्ड का मतलब ही है, मतलब जो कंप्लीट चारों तरफ से बंद हो, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दे, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाना है। ओके, आप इस चीज को या तो गूगल करके समझ जाए, नहीं तो जो ज्योमेट्रिकल जो प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं उस चीज को समझ जाए कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। आप इस वीडियो को देखते हो, अगर हिंदी का बुक पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाना है। देखो, अब क्लोज्ड गॉसियन सरफेस जो बनाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हम जो सरफेस है,
सरफेस के जो नॉर्मल है हम दो डायरेक्शन रखेंगे नॉर्मल का, मतलब दो रखने की कोशिश करेंगे। या तो सरफेस क्या हो, जो सरफेस का नॉर्मल हो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, समझ रहे हो। हम क्या करेंगे, आइदर नॉर्मल, नॉर्मल जो है वो आइदर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और क्या हो, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो। जो सरफेस है, सरफेस का जो नॉर्मल है वो आइदर पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो और परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इस केस में हम जो बात कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इसी डायरेक्शन में है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है। ओके, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है। यहां पे इधर ही है। चलो इस पॉइंट पे बात किया जाए, ये वाला जो पॉइंट है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा। तो देखो मैं अगर नॉर्मल भी मैं बोलूं कि भाई हमारा इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा वो इधर होगा, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा वो इधर होगा, यहां पे जो नॉर्मल होगा वो इधर, इस पॉइंट पे नॉर्मल जो होगा वो इधर होगा। देखो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल, इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल वेक्टर वह भी रेडियल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल, सो नॉर्मल ऑफ गॉसियन सरफेस, जो नॉर्मल है गॉसियन सरफेस का वह भी क्या होना चाहिए, इज ऑल्सो रेडियल। ओके, तो हमारा ये जो गॉसियन सरफेस बनेगा उसका नॉर्मल भी रेडियल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो मैं एक्चुअली इस चीज को विजुलाइज करना बहुत आसानी है, लेकिन अगर आप प्रूफ करने जाओगे तो मे बी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए, बिकॉज आपका थोड़ा सा मैं ये मान कर चलता हूं कि जो 3D ज्योमेट्री है उसमें आपको थोड़ी सी तंगी है, बट आप विजुलाइजेशन जरूर कर रहे होगे। हाँ भाई यहां पर भी मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल इधर ही कर लेते हैं, इधर इलेक्ट्रिक इधर ही कर लेते हैं, यहां पर भी नॉर्मल फील्ड इधर कर देते हैं, यहां पर भी नॉर्मल इधर कर देते हैं, यहां पर भी इधर ही नॉर्मल कर देते हैं। ओके, और गाइस आप एक चीज कर सकते हो, देखो ये जो स्फीयर है, स्फीयर का भी भाई यही हाल है। यहां पर इधर नॉर्मल होगा, इस पॉइंट पर नॉर्मल इधर होगा, यहां पर जो नॉर्मल है वो इधर होगा, यहां पर नॉर्मल इधर होगा। तो क्या आपका जो मन से आवाज क्या आ रही है कि भाई जो गॉसियन सरफेस है यह क्यों न स्फेरिकल हो जाए, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अगर ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है क्यों ना स्फेरिकल हो जाए, बात समझ रहे हो। तो हमारा गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। देखो इस क्वेश्चन को ना एक्चुअल में मतलब प्रूफ करना दिस वेरी सिंपल, बट हम क्या कर रहे हैं भाई, हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर रहे हैं। ओके, ताकि हमारी जो चीजें हैं जब कोई बड़े क्वेश्चन आए तो हम उसको मतलब कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाए। ओके, हम इसलिए इस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। भाई बुक में देखोगे आप, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक में देखो ये कितने में दिया है, तो भाई ये तुरंत ही इसने एक गॉसियन सरफेस ऐसे क्रिएट कर दिया। देखो जो एनसीईआरटी का फोटो नंबर, देखो मैं लिख ही लेता हूं, ये एनसीईआरटी का फोटो नंबर कौन सा है, एनसीईआरटी फिगर नंबर, एनसीईआरटी फिगर नंबर 1.31 ए। हमने इस चीज को समझ लिया अच्छे से, एनसीईआरटी का जो फिगर नंबर 1.31 ए है, हमने इस चीज को समझा ये कैसे फिगर बन रहा है आखिर। ओके, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। यह फिगर जो है यह बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो प्रोसेस है वो आपको जो जेई के लिए अगर फोकस कर रहे हो, अगर आप नीट के लिए फोकस कर रहे हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं। ओके, जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। सो आई होप गाइस आप इस चीज को
ध्यान में रखो, दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड द प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओके। तो चलो भाई, हमारा गॉसियन सरफेस बन गया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्पेस में कैसे वेरी कर रहा है, हमने इस चीज को पता कर लिया, डायरेक्शन पता कर लिया। अब हमें अप्लाई करना है गॉस लॉ। अब हमें क्या अप्लाई करना है भाई, एक फ्लक्स का और गॉस लॉ का अप्लाई करना है, ठीक ना। तो पहले मैं फ्लक्स निकाल लेता हूं, मैं थोड़ा सा इस चीज को क्लीन करता हूं और हम बहुत जल्द फ्लक्स कैलकुलेट करें। देखो, लेटर से जो यहां पर कोई छोटा सा एरिया है, ये वाला एरिया, ओके, मैं इस एरिया पर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालता हूं d∅1, ओके, वह क्या होगा देखो। तो भाई लेटर से कि इसका एरिया dA है, बहुत छोटा एरिया है। आप छोटा एरिया को अगर कोई छोटा एरिया ना लेकर के आपने तो dA, ओके, तो यह छोटा एरिया dA है। और जो फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स क्या होता है भाई, dA डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, या मैं बोलूं E डॉट डी है, ओके, E डॉट डी ये छोटा सा एरिया है along द नॉर्मल, ओके। चलो, तो अब देखो भाई, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर ही है, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल का डायरेक्शन भी इधर ही है। तो अगर मैं बोलूं भाई, इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा भाई, EDA होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, EDA होगा। बात समझ रहे हो, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भाई, EDA होगा। तो हमें देखो, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये पता हो गया, ओके, सॉरी फ्लक्स क्या होगा, d∅1, ये होगा EDA 1। चलो, इसके बगल में मान लो इस पॉइंट पर हमें पता किया है, इस पॉइंट पर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा भाई, लेट अस अज्यूम d∅2। देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो रेडियल होगा, हमने अभी कुछ देर पहले समझा। डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड होगा E। लेट अस अज्यूम कि इसका एरिया भी, ये इसका एरिया क्या है भाई, dA2 है, बहुत छोटा सा, ओके। तो गाइस देखो, ये नॉर्मल है। अगर मैं इसको ये लिखूं कि यहां पर ये जो d∅2 आएगा वो EDA2 आएगा। आप एग्री करोगे, आप इस प्रोसेस को, अगर इस चीज को समझ रहे हो तो आप इसको तुरंत लिखोगे, ओके। सेम चीज में मैं इस पॉइंट पे करूं तो अगर मान लो d∅3 करो तो यह क्या आएगा, EAD3। गाइस, अब देखो, जो टोटल इलेक्ट्रिक, ऐसे कितने पॉइंट होंगे, ऐसे हर एक पॉइंट को हमें निकालना पड़ेगा, ऐसे हमें हर एक पॉइंट को निकालेंगे तब हमें जाकर टोटल फ्लक्स पता चलेगा। समझ, हर एक पॉइंट के लिए ऐसे हमें निकालेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई, मैं अगर आप क्लास 11th में का मेरा वीडियो देखे होंगे गाइस, इंटीग्रेशन वगैरह का, बेसिक मैथमेटिक्स का, तो उसमें बताया था कि जो बेसिकली इंटीग्रेशन होता है वो समेशन होता है छोटे छोटे पार्ट का। जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, समेशन होता है छोटे छोटे पार्ट का। इसका मतलब क्या है कि हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा d∅ EDA। हमें इस चीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ओके। तो हम इंटीग्रेट कर दें। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है हर एक पॉइंट के लिए, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, और एरिया, लेट अस अज्यूम टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया जो है वो है आपका A है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड E है, टोटल एरिया A है, सो दिस इज द टोटल फ्लक्स, ओके। और यह क्लोज सरफेस तो बन ही रहा है भाई, स्फीयर तो क्लोजिंग होता है ना, कोई देखो खोखला मतलब ओपन स्फीयर नहीं होता है भाई, ओके। जो बॉल होती है वो जब ओपन होगा तो उसका यूज वो स्फीयर नहीं रहेगा, समझ रहे हो। लाइक आपकी जो बॉल है, बॉल को ऊपर से मैं काट दूं तो वो बॉल रहेगा क्या, नहीं। तो स्फीयर है तो ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। तो इफ आई से कि यह जो है मतलब जो इलेक्ट्रिक
फ्लक्स जो है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इज ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ए। ओके, सो बाय गॉस लॉ दिस शुड बी इक्वल टू, या क्या होना चाहिए भैया, क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। अब देखो इस एरिया के अंदर जो चार्ज है भाई, चार्ज तो ये है ना, इसी स्फीयर पर, ये जो स्फेरिकल सेल है इसी पे चार्ज है। चार्ज कहां है, इसी स्फेरिकल सेल पे है। तो अगर मैं क्यू इन की बात करूं, देखो क्यू इन, इसको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्यू इन क्या होगा। तो हमने भाई पहले डिस्कस करते कि लेटेस्ट अज्यूम सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इनटू ये टोटल एरिया, ये टोटल एरिया क्या होगा भाई, 4 पाई, लेटेस्ट अज्यूम इसका रेडियस है आर नॉट का स्क्वायर। ओके, आर नॉट है इसका रेडियस, सिग्मा इंटू 4 पाई आर नॉट का स्क्वायर। सो गाइस देखो अच्छा एक तो ये जो हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया क्या होगा भाई, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस ए इज इक्वल टू जो होगा वो होगा पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो देखो अगर मैं लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो भाई 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आएगा भाई, सिग्मा बाई आर नॉट, इसको आर नॉट करते हैं, आर नॉट का स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह क्या है, यह मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, एक बार चेक करते हैं गाइस एनसीईआरटी ने क्या दिया है। तो देखो एनसीईआरटी ने 2 पार्ट में लिखा हुआ है, आउटसाइड और इनसाइड के लिए। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो एक का आंसर क्या दिया है भाई, एनसीईआरटी ने देखो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, मैं लिख ही देता हूं। देखो एनसीईआरटी ने ई लिखा है, ई इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो भाई, ये जो कैपिटल आर है वो हमारा आर नॉट है, ये जो स्मॉल आर है वो हमारा एक्स स्क्वायर है। हम बोल रहे हैं कि एक्स डिस्टेंस पे आप, आई होप आप इस चीज को, आपको क्या करना है भाई, आर स्क्वायर को, एनसीईआरटी का जो आर है उसकी जगह पर आपको क्या रखना है, आर नॉट रखना है, और एनसीईआरटी का जो स्मॉल आर है उसकी जगह पर आपको क्या रखना है भाई, एक्स रखना है। तो हमारा आंसर आपको आ जाएगा, ये वाला जो आंसर है हमारा। ओके, देखो एनसीईआरटी ने उसके बाद फिर क्या लिखा है, दिस इज इक्वल टू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। आप जरा इसको मेरे को कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करना। ओके, मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं मेहनती बच्चों, तो आप इस चीज को कमेंट सेक्शन में क्या करना भाई, एक्सप्लेन करना। चलो अच्छा एक चीज देखो गाइस, जरा ये आप नोटिस करोगे तो ये हमने किस स्पेस के बारे में एनालाइज किया हूं भाई, हमने किस स्पेस के बारे में एनालाइज किया, हमने ये जो एनालाइज किया है वो बाहर के स्पेस में एनालाइज किया है। अगर मैं बोलूं कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर ही होगा, आप इससे एग्री करोगे कि नहीं, एग्री करोगे भाई, क्योंकि यह अगेन ये जो प्लेन है 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लेटेस्ट अज्यूम ये जो डिस्टेंस है यह x1 है, और इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ओके, E1 कर देते हैं, ये वाला यहां पर भी क्या है, दिस इज द x1, यहां पर भी जो मैग्नीट्यूड है वो E1 इस तरीके से। होप आप एग्री कर रहे होगे, यहां पर x1 मैग्नीट्यूड E1 इस डायरेक्शन में। सेम भाई ज्योमेट्रिकल है ये ज्योमेट्री इस तरीके से। ओके, स्फेरिकल ज्योमेट्री है। तो अंदर के लिए भी आई कैन ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस, अंदर के लिए भी मैं क्या कर सकता हूं भाई, आई कैन ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। और मैं लेटेस्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 होगा इस केस में, अगर मैं लिखूं E1
इंटू एरिया A1, ये अंदर का एरिया A1 है, दिस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ लो, दिस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई गॉस लॉ लगाऊंगा तो यही आएगा। देखो अगर आप इस चीज के लिए समझ गए होगे तो आप इस चीज से जरूर एग्री करोगे, और मैं ये आशा रखता हूं कि आप एग्री कर रहे हो। ओके, दिस इज क्यू इन बाई एप्सिलॉन। अब एक चीज बताओ भाई, इसके अंदर कहां कौन सा चार्ज है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू इन हियर? क्या इसके अंदर चार्ज है? क्या इस जो स्फेरिकल जो सेल है उस सेल के अंदर कोई चार्ज है? आंसर नो, बिकॉज होल चार्ज इज ऑन द सरफेस। ये जो सरफेस है ना, ये स्फेरिकल सेल का, ये जो सरफेस है स्फेरिकल सेल का, ये जो सरफेस है, हर एक चार्ज केवल उसी पर है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। सो क्यू इन मैं लिखूं देयर इज नो चार्ज inside the cell। ओके, सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है। सो क्यू इन इज इक्वल टू 0। ओके, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू E1 इंटू A1 इज इक्वल टू 0। क्यू इन ही 0 है। अब क्या एक बताओ भाई, ये तो 0 नहीं होगा, एरिया 0 होगा नहीं, बिकॉज क्योंकि ये x1 डिस्टेंस पे है, x1 की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है, सो E1 दिस मस्ट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। तो E इनसाइड, मैं E1 की बोलूं, E1 यह क्या होगा भाई? 0 होगा। E1 इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट के लिए आप ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा? 0 होगा, किसी भी x के लिए। ओके, और ये क्यों होगा? बिकॉज देयर इज नो चार्ज इनसाइड। ओके, तो गाइज आई होप कि ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है ये आपको समझ में आया होगा, एंड दिस इज गोइंग टू helpful in your study. Guys, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel, Free Online Coaching and Bhagwan Study Center. Share this video among your friends. Thank you for watching. Have a nice day.